तेलंगाना में 3 एटीएम कटर की वारदात कर भाग रहे मेवात गैंग के 3 आरोपियों को ग्वालियर सिरोल थाना के हाईवे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास पुलिस ने एटीएम काटने के उपकरण और कार जब्त की है। आरोपियों की लोकेशन की सूचना तेलंगाना पुलिस ने ग्वालियर कंट्रोल पुलिस को दे दी थी, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस अलर्ट थी। आरोपियों को पकड़े जाने की सूचना तेलंगाना पुलिस को दे दी गई, जिनके आने के बाद आरोपियों को उनके सुपुर्द किया गया। दरअसल ग्वालियर कंट्रोल पुलिस को तेलंगाना पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि तेलंगाना एटीएम कटर की 3 वारदातों को अंजाम देने के बाद 3 आरोपी कार से भागे हैं। वह तीनों आरोपी ग्वालियर से होते हुए हरियाणा की तरफ जा रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही ग्वालियर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। सिरोल थाना प्रभारी गोविंद गोविल को हाईवे पर नजर रखने के लिए टीम के साथ भेजा गया। जब टीम के साथ थाना प्रभारी सरल हाईवे पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक बलेनो कार आई हुई और नजर आई। पुलिस को देख वहां गाड़ी वापस लौटाकर भागने लगी। तब पुलिस ने उसका पीछा कर घेराबंदी कर कार सहित 3 आरोपियों को धर दबोच लिया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपने नाम वाजिब, पिता अब्दुल गफूर निवासी नूर हरियाणा, अब्दुल पिता मजिद खान निवासी नूर हरियाणा और अमीर पिता राशिद अंसारी निवासी अलवल मेडचल तेलंगाना का होना बताया। जब पुलिस ने उनकी कार की तलाशी ली तो उसमें एटीएम काटने के उपकरण बरामद हुए। इसके बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने तेलंगाना में 3 वारदात करना कबूल किया। इसके साथ ही यहाँ भी पता चला कि यहाँ मेवात की गैंग है जो पूरे भारत देश में एटीएम कटर की वारदात को अंजाम देती है। वही पुलिस अब ग्वालियर शहर में हुई एटीएम कटिंग की वारदात को लेकर भी आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। इसके साथ ही तेलंगाना पुलिस को भी इन आरोपियों की सूचना दे दी है और वहां से पुलिस ग्वालियर के लिए रवाना हो गई है। उनके आने के बाद ग्वालियर पुलिस आरोपियों को तेलंगाना पुलिस के हवाले करेगी। ग्वालियर पुलिस को न्यू ईयर ईव पर 31/12 को यह सूचना मिली थी कि तेलंगाना तरफ से 3 लोग जो कि मेवाती गैंग से संपर्क रखते हैं, वह एटीएम कटिंग करके ग्वालियर होते हुए हरियाणा वापस लौट रहे हैं। जैसे ही ग्वालियर पुलिस को यह सूचना मिली, ग्वालियर पुलिस अलर्ट मोड पे पहले से ही थी। तो हर जगह जो है नाकाबंदी करी गई थी। स्मार्ट सिटी के द्वारा भी मदद ली गई एवं देखा गया कि वह टोल क्रॉस करने वाले हैं। जैसे हमें यह पता लगा तो टोल के पास में सिरोल पुलिस वहाँ पे गई थी, उन्होंने घेराबंदी करी और घेराबंदी करके यह गाड़ी पकड़ी गई है। गाड़ी बलेनो है, इसके अंदर 3 सदस्य मिले हैं, वह तीनों मेवाती गैंग के हैं। एवं उनसे कुछ टूल्स भी मिले हैं जो कि एटीएम कटिंग में काम आते हैं। अभी उनसे प्राथमिक पूछताछ हुई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि लगभग उन्होंने 3 एटीएम वहाँ काटे थे। तेलंगाना पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस जल्द ही यहाँ पहुँचने वाली है एवं उसके बाद से उनकी कार्रवाई यहाँ पे चालू है। अभी जानकारी ये हम आपको नहीं दे पाएंगे। जैसे ही तेलंगाना पुलिस यहाँ पहुँचेगी उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि उन्होंने और कहाँ-कहाँ वारदातें की होंगी और लगभग कितना उनके पास पैसा रहा होगा या इस टीम के साथ में अगर अन्य सदस्य हैं तो वह भी वही पुलिस हमें जानकारी दे पाएगी। कहाँ की गैंग बताइए? यह जो गैंग है वो मेवाती गैंग है और हरियाणा राज्य से संपर्क है। नववर्ष पर मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। भिंड के सुप्रसिद्ध पांडरी बाबा मंदिर पर पहुंचे सैकड़ों भक्त। देश भर में नववर्ष के मौके पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वनखंडेश्वर मंदिर, धंधरवा धाम, रावतपुरा सरकार सहित सभी मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। वहीं जिले के सुप्रसिद्ध पांडरी बाबा मंदिर पर भी दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे। वहीं भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। लोगों ने एक दूसरे को मंदिर परिसर में ही नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ उज्जवल भविष्य की कामना करी। ये वैसे तो हर मंदिर पर भक्तों का ही तांता लगा हुआ है और पांडी मंदिर पर सुबह से ही मैं यहाँ देख रहा हूँ और भक्तगण आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और बाबा की तरफ से भंडारा भी रखा गया है यहाँ पे और लगभग अंदाजा तो नहीं लगा सकते लेकिन हजारों की संख्या में भक्तगण आए भंडारा भी प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्या विशेषता है मंदिर, क्या मंदिर की? नहीं, मंदिर की विशेषता ये है कि जो भी भक्त आता है अपनी मनोकामनाएं लेके बाबा महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पे। क्या नाम? मेरा नाम आशीष राजावत। एक दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार सहित पहुंचे। मोरटक्का में नर्मदा नदी के तट पर स्थित श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदर मंदिर में नववर्ष के अवसर पर सपरिवार दर्शन कर पूजा अर्चना करी। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि विकास की दर लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मां नर्मदा की कृपा से हमारा प्रदेश लगातार समृद्ध हो रहा है और यहाँ का कृषि उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है।
ग्वालियर पुलिस की चौकसी होने के चलते 31 और नए साल के पहले दिन ग्वालियर में शांति कायम रही। शहर भर में 2500 से ज्यादा पुलिस जवान सड़कों पर तैनात रहे। वहीं थाना प्रभारी से लेकर सीएसपी, एएसपी, एसएसपी सहित आला अधिकारी फील्ड में मॉनिटरिंग करते रहे। ग्वालियर पुलिस ने सभी को चौराहे पर ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग की, जिसमें 16 हम लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा। वहीं 180 लोगों को ओवर स्पीड, सिग्नल जंप, ट्रैफिक नियम उल्लंघन, लाउड म्यूजिक के मामले में पकड़ा और 2,38,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस की इसी चौकसी के चलते ग्वालियर शहर में 31 और नए साल के मौके पर ना तो कोई बड़े झगड़े और एक्सीडेंट हुए। न्यू ईयर पर यातायात पुलिस एवं थानों की पुलिस जो है बहुत ही सक्षम तरीके से सभी चौराहों पर नाके पर लगी हुई थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसी कारण कोई मेजर एक्सीडेंट की सूचना नहीं आई है, कोई मेजर चोरी लूट की भी सूचना नहीं आई है। लोग सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुँचे हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा है आमजन ग्वालियर के लिए भी एवं पुलिस के लिए भी। सभी ने सुरक्षित तरीके से नया साल मनाया है। अगर हम ड्रिंक एंड ड्राइव और बाकी कार्रवाई देखें तो यातायात पुलिस द्वारा 16 ड्रिंक एंड ड्राइव के बनाए गए थे एवं 180 अलग चालान भी बनाए गए थे। तो लगभग अगर हम कुल राशि देखें तो वो 2,38,000 के चालान से वसूला गया था। पूरा किस तरह का माहौल रहा पूरी रात? माहौल काफ़ी पॉजिटिव था। पब्लिक ने भी हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है, परंतु अगर कहीं कहीं पे ऐसी घटनाएं हो रही थी कि जहाँ पे म्यूज़िक एक समय से ज़्यादा काफ़ी लाउड था, तो उनको हमने बंद कराया था। कोई कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे ठेले लगे हुए थे, अंडे की रेडियाँ थी जहाँ पे लोग थोड़ा लेट तक रुके हुए थे और भीड़ जमाए हुए थे, तो उनको भी समझा के उनके घर भेज दिया गया था। महिला की जो डेड बॉडी मिली थी ना, उसमें आयुष विभाग के अधिकारी और लिपिक को 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। छतरपुर के आयुष विभाग के अधिकारी और लिपिक को अपने ही विभाग के चपरासी से 5,000 की रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सागर लोकायुक्त निरीक्षक कमल उइके ने नेतृत्व में आई इस टीम ने बताया कि विभाग में पदस्थ चपरासी अविनाश मिश्रा के छुट्टी के आवेदन पास करने के एवज में काम के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। यह मांग आयुष अधिकारी निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू के माध्यम से की गई थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने पूरे मामले की जांच की और योजना के तहत जैसे ही कर्मचारी से 5,000 रुपए लिए गए, टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम जब्त कर ली गई है और दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि आवेदक अविनाश मिश्रा जी जिला कार्यालय छतरपुर में भर्ती के पद पर कार्यरत है। इनके द्वारा 27 नवंबर 2025 को 20 दिवसीय EL अर्जित अवकाश के लिए आवेदन दिया गया था। इनके द्वारा 20 दिन का अवकाश का लाभ उठाकर वापस आने पर पता चला कि इनका अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ। तो इस संबंध में ये प्रभारी अधिकारी जो डॉक्टर निर्मला कुशवाहा जी और सहायक ग्रेड 3 आनंद साहू इनसे मिला, तो इनके द्वारा अर्जित अवकाश स्वीकृत करने और वेतन लगाने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। क्या रंगे हाथों पकड़े गए या कहीं टेबल पे रखते हुए? उनके द्वारा अपने हैंडबैग में रखवाया गया, वहाँ से बरामद हुआ। किस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर की जा रही है जी? किस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर की जा रही है? अभी PG एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो प्रावधान है उसी के तहत जारी है। जिंदा बेटी का परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। युवती ने घर से भागकर की थी लव मैरिज। युवती ने गैर समाज की युवक से की लव मैरिज। थाने में घर वालों को अपना मानने से किया इनकार। इस घटनाक्रम के बाद युवती के भाई और उसके रिश्तेदारों ने शादी को सामाजिक तौर पर मान्य न होने की बात समझाई, लेकिन नाराज युवती ने इस मामले में युवक के साथ ही जीवन बिताने और भविष्य में अपने परिजनों से रिश्ता तोड़ लेने की चेतावनी दी। इस घटनाक्रम के बाद नाराज भाई और रिश्तेदार वापस अपने गाँव लौट गए और उन्होंने सामाजिक तौर पर युवती को मृत घोषित करते हुए उसकी शोक पत्रिकाएं छपवाकर उसके अंतिम क्रम की तमाम रस्में भी निभा दी। परिजनों ने शोक पत्रिकाएं छपवाते हुए पूरे समाज को मृत्यु भोज के लिए बुलवा। उसके बाद परिजनों ने उसकी तस्वीर के सामने अंतिम धूप ध्यान कर दिए। इस रस्म के बाद परिजनों ने रिश्तेदारों को मृत्यु भोज भी करवाया। अजीबोगरीब घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरी लड़की ने जो करा गलत काम, वो और दूसरी लड़कियां नहीं करे। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि और कोई दूसरी यहाँ ऐसा गलती लड़कियां नहीं करे। उनको हम पढ़ाते लिखाते इतने लाड प्यार से बड़ा करते और 18 साल होने पर बस हमारे माँ बाप को
छोड़ के ना ऐसे चले जाते और ऐसा काम कर लेते हैं, ये गलत बात है। कोई दूसरी लड़कियां ना करे, दूसरी लड़कियां ना करे। और ये 18 साल के बाद जो ये लड़कियां करती, ये ऑब्जेक्शन आप सरकार द्वारा इस ऑब्जेक्शन को बंद करवाइए। ये माँ बाप की मर्जी भी ना, हमारे को तो खबर भी लगी ना, कब शादी कर ली ना, कब क्या पढ़ लिया। अब हमें भी तो खबर मिलनी चाहिए ना, है। कोर्ट ने इजाजत दे दी ना, शादी कर ली, बस बात खत्म। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ सर, इस घटना पे लड़कों लड़कियों को कोई इतनी आजादी दे दी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप का कोई इज्जत नहीं, माँ बाप की कोई हैसियत नहीं, उनको इतना बड़ा करते हैं पर कुछ मतलब नहीं उनको। तो आज से हमारे निहार के लिए हमने इसलिए ये कार्यक्रम करा। आज नया साल है, आज नया दिन है, लोग घूमने फिरने सब करने जाते हैं। हमने ये कार्यक्रम रखा है कि आज ये हम करेंगे तो और दूसरे लोग भी को भी तो पता चलेगा कि इनकी बेटियां ऐसी काम करती हैं, और माँ बाप को ऐसे छोड़ के ना, ऐसे दर दर लोगों की बातें सुनने के लिए ऐसा काम कर देती हैं लड़कियां। बस मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। मेरा नाम अनीता है। कल एक कार्यक्रम करा है, क्या कार्यक्रम है ये? सर ये कार्यक्रम क्या है, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, हमें पसंद नहीं, और इस पसंद हमको नापसंद हुआ कि हमको ये काम करना है कि हम उसकी धूप जान जो है वो कर दी है। हमारी तरफ से सारा रिश्ता सारा ख़त्म कर दिया है। अब हमारी कोई जवाबदारी भी नहीं और हमको उससे कुछ लेना देना भी नहीं। अंकल, आपकी बेटी का नाम नेहा था, क्या कहेंगे नेहा के बारे में कि किस तरह की नेहा, नए साल, आज नया साल है, क्या भगवान और इस तरह की? दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। छतरपुर जिलों के जुजानगर थाना अंतर्गत ग्राम खुडेरी गांव रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों चली लाठी, कुल्हाड़ी और फरसा चले। बता दें, चंदला के जुजानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुडेरी गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष में महिला की हत्या व 4 अन्य लोग गंभीर घायल हुए हैं। दोनों पक्षों से कुल्हाड़ी और फरसों से हमला किया गया है। गाँव में रास्ते से निकलने को लेकर हुआ था विवाद। घायलों को अस्पताल लाया गया, वहीं महिला के शव का पीएम कराया जा रहा। मृतका पुनिया द्विवेदी, पति गया प्रसाद द्विवेदी, उम्र 55 वर्ष, निवासी खुडेरी की, ग्वालियर को इलाज के दौरान जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। महिला की मौत सहित अन्य 3 घायल, तो वहीं मृतका का पुत्र शैलेंद्र द्विवेदी घटना के बाद से अभी भी लापता है। कल क्या हो गया था आपके? कल साहब हमारा पति हम यहाँ बैठे रहा और ये हमारे महिला जौन खत्म हो गई है, दूसरी बकरी तारा लगा के जाती थी, सो के द्वारे तक पहुँची है। तो करण सिंह ने कहो है कि मारा भोसड़ी वाली का, मुड़ारा वाली या जात, यही का मारा चौधरी के जिंदा न बचे। सो बिटिया और लड़का दोनों निकले हैं, सो वो भागी है वहाँ से, तो यहाँ तक आ पाई है, सुनने लाठी मारते हैं। हम यहाँ आगी तापते हैं, आगी तापत जब हम देखो है, सो हम भागे हैं कि कहे आया ऐसा हमार तुम्हार कोई विवाद नहीं, कहे आया करत हो, भागे हैं वही उठामे का। मैं भाई और दोनों भतीजे 4 जने रहा, भागे उठामे का, सो मार चले हैं लाठी। फिर वहाँ पता नहीं चलोगी कितनी लाठी हमारी लागी है कि हम कहाँ डरे। कितने लोग घायल थे आप? 4 जने। 4 लोग घायल। हाँ, मौजूद में 3 बड़ा भैया घायल नहीं, भाई उनके पैर में दर्द होगा है, लाठी पामन में लागी है उनके दो। मैं और भतीजो ये घायल हो गए हैं यहाँ, और वहाँ डई रही है भौजाई उठामे का, भागे हैं सुई लाठी मारते जहाँ लचके हैं ऐसे उठामे का, तो फड़ 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 भर सुना, चाहे मारा हो चाहे बंधक किए हो, कहीं भी मतलब ये ढंग से। आप बच्चे का कह रहे हैं कि बच्चा गायब है? साहब हमें ही उठा के भतीजे लोग जैसे वफे हैं, जुड़े हैं भाई लोग, तो उठा के हमें ले गए हैं अस्पताल है। और यहाँ रह गए है रूबी देवी और शैलेंद्र और 2 नाती। सो फिर कंचनपुर से कहाँ से फोन करके आदमी बुलाए हैं, तो वही लड़का आए हैं, तो वही घर भी घुसे। और वह लड़का अपन सीधा साधा पढ़े वालो लड़का, सुबह स्या फटू से है, सुबह अपन ख्यालत तो अपन पढ़त तो लिखत तो, सो वो खे जाके थपरे घूसा कर चले हैं पनही चप्पल। सुबह भागो हुआ का नहीं कि द्वारिश ने करगा, और यह बहू अपने लड़का दोनों ठैया नाती लेके, और यह घर में कमरा में किमारी लगा के बंद हो गए।
हुआ खा अब तक पता नहीं है कहाँ है वाला। चल बच्चे कितनी साल उम्र होगी उसकी? हुआ करीब 20-22 साल का हुई लौटा। अच्छा, अभी पता नहीं कहाँ है। हाँ, अब तक कोई पता नहीं है। पुलिस ढूंढत रही है सगले पहाड़िया का नहीं, यहाँ सब खेतन में राय मोबाइल मिल गया, मोबाइल रात में मिलो है। पुलिस जब आई है तो उनने लोकेशन से मोबाइल ढूंढो है, वहाँ कहूँ रोड में मिलो है। जब वहाँ भागत में जैसी भी वो जहाँ जैसा वहाँ गिरो हो और चाहे वो इमारत रहे हो वहाँ पकड़ो बांधो हो तो अपन वहाँ गिरगा हो, जैसा भी हो वह लड़का का थोड़ी पता चल जाए। सो जानो हमारे सबके या तो जो कुछ होएगा सो होएगा, पर वह लड़का का पता चल जाए तो और बोध लाग जाए हमारे की चला। वो कौन था मृतका का? लड़का। ग्वालियर में रक्षक मोर्चा ने आज आईजी को ज्ञापन दिया है। रक्षक मोर्चा ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना ज्ञापन आईजी अरविंद सक्सेना को ज्ञापन दिया है। शिवपुरी के खनिया धाना मन स्मृति जलाने पर एक्शन की मांग की है। आईएएस संतोष वर्मा और आईएएस मीनाक्षी सिंह द्वारा ब्राह्मणों और स्वर्णों पर टिप्पणी करने पर एफआईआर सहित सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भीम आर्मी को उग्रवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। नारेबाजी करते हुए आईजी दफ्तर पहुंचे रक्षक मोर्चा ने ऐलान किया है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। आईजी ने ज्ञापन की मांग को उचित प्लेटफॉर्म पर भेजने का आश्वासन दिया है। ये लोग आए थे, किस तरह से क्या ज्ञापन देने आए थे? क्या रक्षक मोर्चा से जो उसके संरक्षक हैं विनय मिश्रा जी जो एडवोकेट हैं वो आए थे और उन्होंने मुझसे चर्चा की और उसमें जो भितरवार है, खनिया दाना है और इसके अलावा एक जो राज्य स्तरीय प्रशासनिक विषय है उसके संबंध में मुझे एक ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन में जो बिंदु हैं इसके संबंध में जो उचित परीक्षण करा के जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसके विषय में एसपी जो संबंधित हैं उनको निर्देशित किया जाएगा और जो भी विधि सम्मत निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ मुलाकात की है? हम आईजी साहब के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए और ज्ञापन इस तारतम्य में दिया गया था कि जो खनिया दाना में एक मामला हुआ रिसेंटली जिसमें मनुस्मृति को जलाया गया, शासकीय कर्मचारियों पुलिस की मौजूदगी में जलाया गया और वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अन्य स्थलों पर यूपी में भी उन पर कार्रवाई की गई है और उन्हें जेल भेजा गया है। दूसरा मुद्दा ये था संतोष वर्मा और मीनाक्षी सिंह का, उसमें ऑलरेडी मामला कंसिडरेशन में, उन्होंने कहा शीघ्र हम 2-3 दिन में उसका रिजल्ट देंगे आपको। तीसरा मामला ये था कि जो धर्मांतरण भितरवार में हुआ था, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा होगा, उस मामले में एक दंडात्मक कानून बनने के बावजूद, स्टेट ऑफ एमपी नहीं बनाया है, उस कानून के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसको हम शीघ्र रिजॉल्व करके आपको सूचित करेंगे, अन्यथा हम दोबारा इसमें अप्रोच करेंगे और उस समय हम आज शांतिपूर्ण हैं, हम उस समय अपने आंदोलन के रूप में आएंगे और उग्र रूप से। भीम आर्मी को लेकर भी कोई मांग की है? भीम आर्मी मेरी नज़रों में तो वैसे ही एक उग्रवादी संगठन है और इन संगठनों पर रोक लगा देनी चाहिए भारतीय सरकार को। और हमारा ये था निवेदन कि इन्हें उग्रवादी संगठन घोषित किया जाए। इसके लिए उनका ये कहना है कि हम इस मामले को फॉरवर्ड करेंगे और ये मामला भोपाल से डिसाइड होगा, क्योंकि ये एसएसपी और आईजी के हाथ में नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नए साल के मौके पर गुदड़ी का लाल टूर्नामेंट आयोजित हुआ, जिसमें शहर की झुग्गी बस्तियों की 8 टीमों ने भाग लिया। ग्वालियर में एक तरफ तो 31 और नए साल के मौके पर लोगों का जश्न देखने को मिलता है, तो वहीं इस मौके पर ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी और शिक्षकों के एक संगठन के द्वारा गुदड़ी का लाल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इस टूर्नामेंट में ग्वालियर शहर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की 8 टीमों ने शिरकत की। एमएलपी ग्राउंड पर लगातार तीसरे साल इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जीतने वाली और बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम और खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। रिटायर्ड शिक्षक और फौजियों का संगठन ग्वालियर शहर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ने और उनके स्वास्थ्य सेवा का काम करता है। साथ ही नए साल के पहले दिन इन बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। संगठन के बुजुर्गों का कहना है कि इन बच्चों को इस तरह के टूर्नामेंट के सम्मान के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आज नए साल का पहला दिन है, किस तरह से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है? ये बहुत अच्छा प्रयास था, खासतौर से दीक्षित जी ने जो आपको बताया जी, खेल के माध्यम से बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि परिवर्तन ध्यान डाइवर्ट किया जा सकता है लोगों का। तो ये है एक तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है उससे कि डाइवर्ट कर सकें, वरना ये बच्चे जो गुदड़ी के लाल ये टूर्नामेंट हो रहा है कि ज़्यादातर वंचित
क्षेत्र के लोग हैं, जो उस बच्चे हैं उसके हैं, तो अगर उनको इस तरफ नहीं लगाया जाता तो कुछ ना कुछ खाली समय में कुछ ना कुछ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उस समय कुछ ना कुछ और कर रहे होते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। दूसरे शारीरिक क्षमताओं का विकास में ये खेल बहुत अच्छी तरह से मदद करता है, मानसिक विकास में मदद करता है। इससे आदमी जीतना कैसे याद जाए ऐसा है, हारा कैसे जाता है, सम्मान से कैसे हारा जाता है, और टीम वर्क, ग्रुप वर्क, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और ख़ासतौर से जो अच्छे निकल सकते हैं उनके लिए एक तरह से एम्प्लॉयमेंट के भी उसमें या पैसा अर्जन करने का भी क्षेत्र बनता है, तो बहुत अच्छा है। गुजरी के लाल में इन बच्चों को जो इसमें से अच्छे निकलते हैं तो कोशिश करी जाती है कि इनको आगे किसी क्लब में, एकेडमी वगैरह में जोड़ा जाए, जो अच्छे निकल रहे हैं उनको, उनसे, जिससे कि और आगे बढ़ सकें और अपना सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। सर आपका परिचय? मैं विवेक पांडे हूँ, LNIP ग्वालियर से रिटायर हुआ था। जिस तरह का ये कार्यक्रम है पूरा, और कितना क्या है आज में? 2019 में सेवानिवृत्ति के बाद मैं डाइट से रिटायर्ड हुआ, ओपीडी से। ग्वालियर में कोरोना का शुभारंभ लगभग हो रहा था और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी घटकों काफ़ी कोहराम था, उथल पुथल थी, सारी संरचनाएं जीवन की प्रभावित हो रही थी। उस समय हम लोगों ने कुछ मित्रों के साथ मिलकर के शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो उनको कोरोना की प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर, उनकी सीमाओं को ध्यान में रखकर पढ़ाना शुरू किया। कुछ मित्रों ने, जिसमें मोहनलाल जी अहरवार, मनोज पांडे साहब और प्रोफेसर विवेक पांडे साहब, पूर्व कुलपति LNIP, सभी उपस्थित लोग थे, उन्होंने कहा कि खेल को भी प्रारंभ करें, इससे भी शारीरिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है और कोरोना के लिए एक दीवार बनकर यह कार्य काम करता है। तो हम लोगों ने खेल की विधा भी प्रारंभ की। शिक्षा, खेल, दिव्यांगता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सेवार्थ जन कल्याण समिति कार्य करती है। आज ये तीसरा गुदड़ी के लाल क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। ये इंटर सेंटर क्रिकेट प्रतियोगिता है जो हमारे विभिन्न केंद्रों के बीच की 8 टीमें यहाँ भाग ले रही हैं। उनका आज सुबह उद्घाटन सत्र 8 बजे शुरू हुआ, आज ही इनका समापन होगा। इसका उद्देश्य खेल के माध्यम से इन वंचित और शोषित वर्ग के बच्चों को समाज का अविभाज्य नागरिक बनाना है। इस दृष्टि से प्रतियोगिता हो रही है। पत्रकार बंधुओं का किसी राष्ट्र के उत्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सकारात्मकता को उत्थान में लाते हैं, प्रगति करते हैं और नकारात्मकता को नियंत्रित करते हैं। इस दृष्टि से पत्रकार बंधुओं ने इस सकारात्मक प्रयास को जन आंदोलन का रूप दिया। उनके प्रति भी मैं नमन करता हूं। ग्वालियर में सगे भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों भाइयों के बीच गोली चल गई। परिवार की एक महिला बीच बचाव करने आई तो एक गोली उसके पैर में जा लगी, जिससे वहां घायल हो गई। घटना कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव की है। महिला के देवर ने एक वीडियो पुलिस को सौंपा है, जिसमें उसने दावा किया है कि महिला के पति ने उसे फंसाने के लिए अपनी पत्नी को गोली मारी है। वहीं पुलिस इस गोलीकांड को लेकर जाँच में जुट गई है। बता दें, कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव में रहने वाली घायल महिला कृष्णा पत्नी योगेंद्र गुर्जर ने पुलिस को बताया कि उसके पति और देवेंद्र धर्मवीर सिंह गुर्जर के बीच काफी समय से पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश चल रही है। बुधवार गुरुवार के दरमियान रात धर्मवीर तमंचा लेकर उनके घर में घुस गया। जब उसने धर्मवीर को रोकने की कोशिश की तो उनसे जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गोली कृष्णा के पैर में जा लगी और वह लहलुहान होकर गिर पड़ी। वहीं दूसरी ओर आरोपी बनाए गए देवर धर्मवीर सिंह ने पुलिस को एक वीडियो धमाकर पूरी कहानी को पलट दिया है। वीडियो में धर्मवीर घर से दूर खड़ा नजर आ रहा है और कह रहा है कि वह मवेशियों को चारा दे रहा था, तभी उससे घर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वीडियो में कृष्णा का पति योगेंद्र घर से निकलकर हड़बड़ाहट में बाइक पर सवार होकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्मवीर का आरोप है कि उसे झूठे केस में फंसाने के लिए योगेंद्र ने खुद अपनी पत्नी के पैर में गोली मारी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने के बाद महिला के आप और महिला के देवर के द्वारा दिए गए वीडियो के आधार पर मामले की असली हकीकत को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर जल्द ही खुलासा किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना कंपू में कल की एक घटना सामने आई है। इसमें एक महिला को पैर में गोली लगने की जानकारी मिली थी। तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे थे, वहाँ देखा था। बाद में महिला का इलाज जेएच अस्पताल में करवाया गया है। महिला का मेडिकल रिपोर्ट हम ले रहे हैं। अभी जो प्राथमिक दृष्टया हमें जो जानकारी मिली उसमें पता चली थी कि इसमें 2 भाई हैं जिनमें आपस में सुबह से लड़ाई झगड़ा ये लोग कर रहे थे। कोई जमीन विवाद को लेकर इनके आपस में लड़ाई चल रही थी, जिसमें महिला को गोली लगी। हालांकि अभी गोली किसने मारी है ये अभी संदेह का विषय है
अभी हम लोग सभी से पूछताछ कर रहे हैं। इसमें थोड़ा मामला संदेह लग रहा है और जो आसपास लोगों से पूछताछ हुई है उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। हालांकि फरियादी द्वारा ये कहा गया है कि गोली उसके देवर ने चलाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में देवर हमें वहीं उपस्थित दिख रहा है। तो प्रकरण में भी हम तजदीक कर रहे हैं। तजदीक के उपरांत इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। ग्वालियर में व्हाट्सएप कॉल पर बेटे को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर पिता से 3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित संतोष कुमार राठौर निवासी गुड़ागुड़ी चौराहा बालाजी विहार कॉलोनी ने इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह से की। शिकायत में बताया कि कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि उसका बेटा बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया है। उसे बचाने के लिए 3 लाख रुपए भेजने को कहा गया। घबराकर उन्होंने 3 लाख रुपए भेज दिए। शिकायत पर साइबर टीम ने तकनीकी विश्लेषण और बैंक ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग की और संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करवाया गया और 2,47,000 रुपए की राशि होल्ड करवाई गई। अभी हाल के दिनों में ठग फोन पर खुद को पुलिस अधिकारी या वकील बताकर लोगों को डराते हैं। कहते हैं कि बेटा या रिश्तेदार बलात्कार, ड्रग्स या स्मैक्स जैसे मामलों में पकड़ा गया है, फिर पैसे की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने नजदीकी थानों में जाकर संपर्क करना चाहिए, जिससे धोखाधड़ी की वारदात होने से बचा जा सके। बड़ी जो है घटना पुलिस की सतर्कता की वजह से बची, किस तरह का चल रहा है? एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया कि उसके बेटे को किसी प्रकरण में फंसाने के नाम पर करीब 3 लाख रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन कराया था। उन्होंने बताया था कि आपका बेटा किसी पुलिस प्रकरण में फंस रहा है जो गंभीर प्रकृति का है और उसी प्रकरण में बचाने के लिए 3 लाख रुपए देने होंगे। फरियादी द्वारा जब ट्रांजैक्शन किया गया और बातचीत की गई तो उसे लगा कि ये फ्रॉड कॉल था। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जो साइबर टीम है उसने तत्परता से अकाउंट को होल्ड कराया, जिसमें 2,47,000 रुपए की राशि को होल्ड किया गया। अन्य राशि किन खातों में गई है उसकी भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारा और जो पुलिस है उसके अलावा जो आवेदक है उसकी दोनों की सतर्कता के कारण ये सफलता मिली है। हमारा यही संदेश है कि जो भी ट्रांजैक्शन है अपने वैध तरीके से ही करें, उसके अलावा किसी भी फ्रॉड कॉल पर विश्वास न करें। नपा सीएमओ के खिलाफ कर्मचारी बैठे धरने पर सीएमओ को हटाने की रखी मांग। डबरा नगर पालिका के कर्मचारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साक्षी वाजपेयी के खिलाफ नगर पालिका भवन के बाहर धरने पर उस समय बैठ गए जब नपा आरआई के साथ सीएमओ ने अभद्र भाषा गाली गलौज कर दी, जिसको लेकर कर्मचारी पहले एसडीएम कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार मस्तराम गुर्जर को एसडीएम के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बाद कर्मचारी लामबंद होकर नगर पालिका भवन के बाहर सीएमओ को हटाने की रखते हैं प्रदर्शन शुरू किया। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि सीएमओ को डबरा से हटाना जाए। जब तक सीएमओ को हटाया नहीं जाएगा वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि सीएमओ द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। सीएमओ का उम्र लिहाज नहीं करती है और अपमानित करती रहती है। कर्मचारियों की माने तो सीएमओ साक्षी वाजपेयी की ओर से राजस्व शाखा में कार्यरत प्रभावी राजस्व निरीक्षक और अन्य कर्मचारी पर राजस्व वसूली और नामांतरण संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक दबाव बनाया जा रहा है और सीएमओ द्वारा कर्मचारियों से अभद्रता की जाती है। सीएमओ का कर्मचारियों से अभद्रता पूर्वक व्यवहार और वे वेतन रोकने, वेतन बढ़ोतरी, राजसात करने और निलंबन की निरंतर धमकी देती है। इससे निकाय के कर्मचारी मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव महसूस कर रहे हैं और अपने वसूली संबंधी और अन्य कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जो सीएमओ है माननीय साक्षी वाजपेयी जी, उनके द्वारा जो भी हमारे बुजुर्ग भी कर्मचारी हैं या अन्य कर्मचारी भी जाते हैं तो चैम्बर में उनको दुत्कार के भगा दिया जाता है। हमारी समस्या नहीं सुनी जाती और उनके द्वारा अभद्र व्यवहार करके बोला जाता है, जिससे 4 लोग वहां बैठे होते हैं तो हमें शर्मिंदा महसूस होती है और कर्मचारियों की कोई समस्या नहीं सुनी जाती। सिर्फ प्रेशर में ही नौकरी कराना जान रही है कि साहब ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि उस कर्मचारी की क्या समस्या है। एडीएम कार्यालय से एडीएम साहब से हमारी यही मांग है कि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं इनके, उनका व्यवहार कम से कम अच्छा उनसे बोलें, अच्छा रखें। उनको नौकरी को हटाने की समस्या देके प्रेशराइज करके, अभी कल किशन भदौरिया जी भी प्रेशराइज होके हॉस्पिटल में एडमिट है। आज हमारे उपेंद्र परमारी जो आरआई हैं उनको भी सीने में दर्द हो रहा है, उनको गलत तरीके से चैम्बर से निकाल के भगा दिया गया। 4 लोग वहां बैठे थे, उनके सामने उनकी बेइज्जती की जाती है। कर्मचारी जो सहन नहीं करेगा। कर्मचारी जो मंच है यहाँ का डबरा का, वो पूरे कर्मचारियों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो हमारा स्वीपर भी क्यों ना हो, चाहे बड़ा भी क्यों ना हो। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक वो आके हमसे वार्तालाप नहीं करेंगी और एसडीएम साहब हमारी समस्या नहीं सुनेंगे, कोई भी कर्मचारी कार्य पर नहीं जाएगा। दूसरी बात, राजस्व के समस्त कार्यों से संबंधित श्रीमान द्वारा मेरे से क्वेश्चन किए जाते हैं, जबकि जो संबंधित कर्मचारी है उनसे किसी प्रकार का इस बात पर डिस्कस नहीं किया जाता है।
क्योंकि संबंधित कर्मचारी भी उस चीज के लिए जिम्मेदार होता है। केवल राजस्व प्रभारी मुझे बनाया गया है, तो राजस्व प्रभारी बनाने की हैसियत से केवल क्वेश्चन मेरे से किया जाता है और किसी भी कर्मचारी को अपने चैम्बर में आने नहीं दिया जाता। किस तरह की अवस्था की गई आपके साथ? मेरे से जानकारी मांगी गई। मैंने बोला श्रीमान से कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो श्रीमान द्वारा बोला गया आप चैम्बर से चले जाइए। अब मुझे चैम्बर से निकाल दिया। और भी हमारे नगर पालिका के कर्मचारी है वो निरंतर ड्यूटी कर रहे हैं और जहाँ हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो उनसे अभी उपेंद्र है, उनसे कुछ कहा है उनने। इस प्रकार की वातावरण, इस प्रकार का व्यवहार कर्मचारी अधिकारी को करना चाहिए। कर्मचारी के प्रति हमारे जो कर्मचारी है अधिकारियों के अंग है वे, हम उनसे बुरा कहेंगे काम कौन करेगा। आज हमारे कर्मचारी जो हड़ताल पे आए हैं उनका हम समर्थन करते हैं और माननीय अपने सीएम साहब को हिदायत देते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार हमारे कर्मचारी के विरुद्ध न करें, नहीं हम पार्षद लोग इनके साथ में धरना देंगे, आंदोलन देंगे। जिसकी जो ग्वालियर से आ रही है खबर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को किया पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया पेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने और अपमानजनक नारे लगाने का आरोप। एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत 7 लोगों के खिलाफ साइबर सेल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में अनिल मिश्रा सहित 4 आरोपियों को देर रात किया था गिरफ्तार। सुरक्षा के पुलिस ने रखे पुख्ता इंतजाम। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक शराब पीने का था आदी। ग्वालियर जिला के भीतरवार थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक युवक की कार हरसी नहर की पुलिया पर लटकी मिली। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर इस घटना को हादसा माना है, तो वहीं मृतक के परिजनों ने घटना पर संदेह जताया है। मृतक युवक की पहचान कुलदीप सिंह जाट निवासी ग्राम मस्तूरा के रूप में हुई है। सूचना पर से भीतरवार थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जिसके बाद कुलदीप के परिजनों को सूचना दी गई। जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और कुलदीप के भाई ने नहर में उतरकर शव को बाहर निकाला। परिजन हादसे की थ्योरी से सहमत नहीं हुए और शव को ग्वालियर ले गए। पुलिस की आशंका है कि कुलदीप जाट जब ग्वालियर ने अपने ग्राम मस्तूरा के लिए निकला था, लेकिन कोहरे के कारण हादसा हो गया और कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। पुलिस का यह भी कहना है कि मृतक कुलदीप जाट नशे का आदी भी था हो सकता है, इसी के कारण वह कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार से उतरते समय नहर में जा गिरा। पुलिस के मुताबिक कुलदीप जाट पर हत्या और हत्या के प्रयास के संगीन मामले दर्ज है। कुछ दिन पहले ही कुलदीप जाट जेल से छूट कर आया था और वह ग्वालियर और मस्तूरा दोनों जगहों पर भी रहता था। वहीं परिजनों ने कुलदीप की मौत पर संदेह जताया है कि जिस जगह कुलदीप की लाश मिली है वहां नहर में पानी अधिक नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच के लिए कुलदीप के शव का पीएम कराया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर कुलदीप की मौत की वजह स्पष्ट होगी। थाना भीतरवार क्षेत्रीय घटना है। ये व्यक्ति था जो मृतक है, कुलदीप जाट नामक व्यक्ति है। ये ग्वालियर में भी इसका रहने का आवास था और साथ में थाना बेलगढ़ा क्षेत्र में मस्तूरा गांव वहाँ भी रहता था। तो जो घटनाक्रम है, जो परिस्थितियाँ उसको देखते ये प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि ये ग्वालियर तरफ से मस्तूरा जा रहा था, तो पुलिया के किनारे पर इसकी गाड़ी जो है डिसबैलेंस हुई है और 2 पहिए उसके हवा में थे और हेवीली ड्रिंकन होना समझ में आता है। घटनास्थल से स्पष्ट होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शराब पिया था, तो उतर के इसने गाड़ी को उठाने की या देखने की कोशिश की तो पानी में ये गिरा है और गिरने के बाद में पानी जो पुलिया में जो नहर में जो पानी वो काफ़ी कम था, आराम से निकल सकते थे, लेकिन वहाँ फिसलने से खुद ही इतने ऐसा लगता है कि ज़्यादा शराब का सेवन करने की वजह से वो उसमें से उठ नहीं पाया, निकल नहीं पाया, मुँह के ऊपर गिरा, शायद श्वास अवरोध होने से इसकी मृत्यु हुई हो। पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। जो भी तथ्य आएंगे उसको कार्रवाई की जाएगी। इसके ये मृतक है, इसके ऊपर 4 गंभीर धाराओं के मुकदमे, इसमें हत्या और हत्या के प्रयास के मामले भी हैं। 4 मामले इस पर पूर्व में थे।